राष्ट्रपति कहते हैं जितना निकाल रहे हो उतना बाद में दे देना, नहीं समझ लेना आगे चलकर। और हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। चलिए, आज का सेशन बहुत बड़ा बन रहा है ना, लेकिन हाँ, अब राष्ट्रपति से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। एक बार मैं भी फोन को चेक कर लेता हूं कि इस समय टाइम क्या हो रहे हैं। अगर आप देखें तो इस समय घड़ी में बज रहे हैं 10:47, ठीक है। आप सोचिए कि आपके लिए कितना ज्यादा मेहनत किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से हम और हमारे साथ और भी हमारे मेंबर हैं, ठीक है, उनको मैं बाद में मिलवाऊंगा जब आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर करवा देंगे, क्योंकि वो भी हमारे साथ मेहनत इसलिए करते रहते हैं ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। तो मेरे मोटिवेशन के लिए क्या होता है कि 2-3 लोग और बैठे रहते हैं जो मुझे देखते रहते हैं कि मैं कर क्या रहा हूं, तो बस कुछ नहीं, आपको ही पढ़ा रहा हूं, वो भी बैठे रहते हैं। सोचिए आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। अगर अब भी आप ना समझे तो समझ लीजिए आप ना समझ पहले भी थे, आज भी है, भविष्य में भी रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सारे जज की बात कर सकते हैं, या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के भी जितने जज होते हैं और हाई कोर्ट के भी जितने भी जज होते हैं, उनको भी अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन एक बात आपको अभी तक हमने नहीं बताया है, आप लोगों ने अभी तक नहीं ध्यान से समझा होगा ये बातें। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब फिर आपके दिमाग में आया होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज ना हो तो फिर समझ लीजिए कोई सीनियर जज आकर शपथ दिला देगा, चिंता मत करिए। चलिए, तो हम बात करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन उसकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति को किसी भी तरह से कानूनी संबंधित कोई जानकारी नहीं हो पा रही है, अगर उसे समझना है ना, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या करेगा या उसके जज से क्या करेगा? भैया आप हमें सलाह दे दीजिए, लेकिन उस सलाह को माने या ना माने उस पर निर्भर करता है। नहीं सुप्रीम कोर्ट को बोले कि देखो तुमने मेरा समय लिया है, आपने मेरा समय लिया है, आप कैसे ऐसे नहीं मानेंगे, तो नहीं, वो चाहे माने या ना माने कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके पास क्षमादान शक्तियां भी हैं। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। किसी को फांसी की सजा है ना, एकदम माफ कर सकता है, एंजॉय कर ले बेटा। लेकिन क्या है, राष्ट्रपति महोदय हमारे ऐसे करते नहीं है, उनके ऊपर भी प्रेशर है। आप याद करिए 42वां संविधान संशोधन है ना, इसका बहुत बड़ा प्रोसीजर है। आप कोई भी लेटर लिखेंगे तो होम मिनिस्ट्री के पास जाएगा, वो चेक करेगा, फिर वहां भेजेगा, फिर वो बहुत सारे प्रोसीजर होने के बाद राष्ट्रपति। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति के पास आपने लिख दिया कि आप मेरी सजा को माफ कर दीजिए, राष्ट्रपति महोदय ने एक बार मना कर दिया, तो आप दोबारा नहीं कह सकते ऐसे कैसे मना कर दिया, मैं दोबारा लेटर लिख रहा हूं आपको, ठीक है। तो दोबारा आप चाहे लिखे चाहे तिबारा, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा, समझ रहे नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो संघ के खिलाफ अपराध की बात करते हैं, सजा। अच्छा, मार्शल कोर्ट की बात करते हैं ना, ये बातें समझ लीजिए। इस मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल की अपेक्षा में ज्यादा पावरफुल है। 2 मामले ऐसे हैं जहां पर राज्यपाल कम पावरफुल हो जाता है। एक तो फांसी की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है एकदम से। दूसरी बात, अगर किसी को कोर्ट मार्शल हुआ है, ठीक है, तो कोर्ट मार्शल के भी संदर्भ में यदि आप देखें तो राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है। इन दोनों मामलों में राज्यपाल के पास ऐसी पावर नहीं है। जब मैं राज्यपाल पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, लेकिन यहां समझ लीजिए, सॉरी राज्यपाल, राज्यसभा मैंने लिख दिया, तो राज्यपाल के पास ऐसी पावर नहीं है, ठीक है। तो राज्यपाल के पास ऐसी पावर नहीं है, ये मैं यहां बता दे रहा हूं। बाकी जब मैं राज्यपाल पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो बनी रहे। अब हम बात करते हैं, क्या आप लोगों को मोटिवेशन बना रहेगा? चलने दिया जाए? हमारे जो टीम के मेंबर हैं वे कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं सर, हम आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी यही कहने वाले होंगे कि सर चलने दीजिए, आप खत्म नहीं करिए। अब मैं भी नहीं सोऊंगा जब तक ये सारी चीजें खत्म नहीं कर लूंगा। चलिए, फिर जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुरू करते हैं। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करते हैं। राष्ट्रपति महोदय के पास यदि आप देखें तो 3 आपातकालीन शक्तियां हैं, ठीक है।
जैसे मैंने लोकसभा राज्यसभा जब मैं पढ़ा रहा था ना, इन सब सारी बातों के हमने डिस्कशन कर लिया है एक बार, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कशन करना जरूरी है। देखिए 352 की बात करते हैं ना, ये राष्ट्रपति के पास पावर जो है आर्टिकल 352 के तहत जो दी गई है उसे बोला गया राष्ट्रीय आपातकाल बोला गया है। क्या बोला गया है? राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन आपको मैं कुछ नया ही बताऊंगा आज, ध्यान रखिएगा, आज आप बहुत कुछ नया जानेंगे इसमें। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, इसका प्रयोग राष्ट्रपति महोदय कब करते हैं? जब क्या होता है कि हमारे देश में बाह्य आक्रमण हो जाए। बाह्य आक्रमण की बात करते हैं। बाह्य आक्रमण का मतलब किसी देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया हो, तब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? एक तरह से यदि आप देखें तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, या तो हमारे सैनिकों ने क्या कर दिया है? विद्रोह कर दिया है, या हमारे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है, तब भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अब इस कहानी को समझिएगा, क्योंकि आज मैंने आपसे वादा किया है कि आपको कुछ नया ही बताऊंगा, तो बताऊंगा जरूर। चलिए इसको हम समझते हैं। 352 में आते हैं। देखिए 352 में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण क्या है? संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से में सुरक्षा के खतरे से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब यहां मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं। यहां पर एक चीजें गलत हो गई है, यहां 78 होना चाहिए, पहले लिख दे रहा हूं। देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया जाता है? आंतरिक अशांति को हटा दिया जाता है। ये मैं क्या कह रहा हूं? दरअसल क्या है, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ना, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी ना 1975 के आसपास, जब क्या लगाया गया था? इमरजेंसी लगाया गया था। ये है यहां पर लिखा हुआ, ये देखिए 1975 से 1977 तक आंतरिक अशांति के आधार पर क्या किया गया था कि एक तरह से यदि आप देखें तो भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो फिर क्या किया गया कि 1978 में एक संशोधन किया गया। जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, वे कहते हैं अब से क्या होगा कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं होगा, यानी कि नेशनल इमरजेंसी को लागू नहीं किया जाएगा। तो फिर उसको हटाकर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, यानी कि सैनिक विद्रोह कर दिया गया। अब अगर हमारे देश में सैनिक विद्रोह किया जाएगा, तब क्या होगा कि एक तरह से राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। आंतरिक, ध्यान रखिएगा, आंतरिक मामलों को हटा दिया गया। आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को लागू नहीं कर सकते हैं। अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया है? एक तो पहली बार तब यूज किया गया था जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में। जब भारत चाइना का युद्ध हुआ तब क्या हुआ? 1962 में पहली बार क्या किया गया दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। या तो फिर क्या हुआ? पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण करने पर, तो 1971 से 1977 तक चला था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी बार कब किया गया था? तो 1971 से 77 तक चला था, जब पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया था, तब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। या तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, 1975 से 77 तक यह चला राष्ट्रीय आपातकाल, और एक किस आधार पर लगाया गया था? तो अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया था। इसे व्यक्तिगत कह सकते हैं, व्यक्तिगत फायदे की वजह से क्या किया गया दोस्तों? यहां पर थोड़ा से 1 मिनट आप लोगों को रुकना पड़ेगा। बस चलिए, अभी लैपटॉप हो जाता डिस्चार्ज और इसके वजह से सारी वीडियो हो जाती खराब। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब सारी चीजें अपने कंट्रोल में है। तो अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। ये बातें आप लिख लीजिएगा,
नहीं तो जान लीजिए, कम से कम पता होना जरूरी है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को कब घोषित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1962 में घोषित किया गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। यहां पर अब दूसरी बात कर लेते हैं, यहीं पर मैं बता देता हूं। देखिए राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है दोस्तों जब क्या होता है कि कोई राज्य सरकार की बात करते हैं, मतलब राज्य सरकार, किसी भी राज्य सरकार की बात करते हैं और वो संविधान के अनुसार काम ना कर रही हो। जब कोई राज्य कह सकते हैं संविधान के अनुरूप काम ना कर रहा हो, संविधान के अनुरूप काम ना कर रही हो, या वहां की सरकार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम ना कर रही हो, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यपाल के सूचना के आधार पर राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा देते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट रूल को वहां पर घोषित कर देते हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी आप जानते हैं, जब हमारे देश में वित्तीय संकट होता है तब राष्ट्रपति क्या करते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को घोषित करते हैं। यहां पर एक बात और बता दूं, ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां पर लागू किया गया था, तो ये बातें ध्यान रखिएगा 1951 में पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। कहां पर, तो पंजाब लिख लीजिए, ठीक है, ये बातें लिख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आता रहता है कि पहली बार प्रेसिडेंट रूल कब घोषित किया गया था, तो किस राज्य में किया गया था, 1951 में किया गया था और पंजाब में किया गया था, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल तब लागू होता है जब हमारे देश में पैसों की क्राइसिस आ जाती है, तब वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। लेकिन अभी तक हमारे देश की सौभाग्य बात यह है, सौभाग्य की बात, अभी तक एक बार भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। दोस्तों आइए अब हम ये समझ लेते हैं, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जिसे बोला जाता है ऑर्डिनेंस बोला जाता है। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति ऐसा करते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, आर्टिकल 123 के तहत, यानी 1, 2, 3 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ए 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश का मतलब क्या हो जाता है, देखिए जब क्या होता है कि संसद ना चल रही हो, जब संसद ना चल रही हो, अर्थात ना तो लोकसभा चल रही हो, ना तो लोकसभा चल रही हो, ना ही राज्यसभा चल रही हो, या कह सकते हैं दोनों में से कोई सदन ना चल रहा हो, तब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सीधे कानून ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, सीधे कानून ला सकते हैं, मतलब बिना संसद में बिल को पास करवाए ही सीधे जब कोई कानून लाया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है कि अध्यादेश बोला जाता है। जब ना तो लोकसभा में पास किया गया हो, ना राज्यसभा में पास किया गया हो, और सीधे जब राष्ट्रपति के द्वारा कोई कानून लाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अध्यादेश कहा जाता है। वैसे इसकी कहानी यह है कि प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति करते हैं, ये बातें तो आप समझ ही गए होंगे, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कोई कानून जब अध्यादेश के थ्रू लाया जाता है दोस्तों, तो यह कानून जो होता है 6 महीने तक ही वैलिड रहता है, 6 महीने तक ही क्या होता है, वैध रहता है। अगर 6 महीने के भीतर या 6 महीने तक कह सकते हैं, इसको क्या करवाना होता है, लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना जरूरी होता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास नहीं किया गया, लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास नहीं किया गया, तो फिर क्या होगा, ये जो बिल है दोस्तों ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि यह जो कानून है ये समाप्त हो जाएगा। तो यह कानून तब वैलिड रहेगा 6 महीने के बाद भी, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही क्या करवा लिया जाता है, पारित करवा लिया जाता है। ये बातें ध्यान रखिएगा। तो अध्यादेश किस आर्टिकल के थ्रू जारी किया जाता है, तो अध्यादेश जो जारी किया जाता है आर्टिकल 123 के तहत जारी किया जाता है, यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। और तब कब जारी किया जाता है, जब क्या होता है दोस्तों, ना तो ना तो लोकसभा चल रही हो, ना तो राज्यसभा चल रही हो, या दोनों में से कोई एक सदन ना चल रहा हो, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सीधे ही अध्यादेश के थ्रू किसी कानून को ला सकते हैं। लेकिन वह कानून 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा। हाँ, अगर उसे आगे भी चलाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संसद से पारित करवाना जरूरी होगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए लास्ट 2-3 बातें हैं, इसको देख लेते हैं, बाकी चीजें हम देखेंगे कल। तो थोड़ा से बचा है, मात्र 5 मिनट, आप लोग थोड़ा से धैर्य बनाए रखिए। आइए अब बात कर लेते हैं वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है दोस्तों स्पेशल पावर। राष्ट्रपति के पास क्या है, बिल के मामले में यदि आप देखें तो किसी भी कानून को बनाने से संबंधित के मामले में यदि आप देखें
तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है दोस्तों, वीटो पावर होता है। और इस वीटो पावर की बात करते हैं तो किसके तहत यह शक्ति दी गई है, तो आर्टिकल 111 याद रखिएगा। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को क्या दिया गया है, वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर का मतलब हो जाता है बिल से संबंधित विशेष पावर दिया गया है, ठीक है, विशेष शक्ति दी गई है, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है विशेष शक्ति की बात करते हैं। देखिए अगर हम वीटो पावर की बात करते हैं तो तीन प्रकार के हमारे पास वीटो पावर है। एक तो एब्सोल्यूट वीटो है जिसे पूर्ण वीटो कहा जाता है, तो विधेयक पर सहमति रोकने और राष्ट्रपति की शक्ति को उसको पूर्ण वीटो कहा जाता है। मतलब किसी विधेयक को राष्ट्रपति उसे रोक लेते हैं, कह सकते हैं उसे अपने पास तो नहीं, या कह सकते हैं उसे रद्द कर सकते हैं, ठीक है, या वापस कर सकते हैं हमेशा के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण वीटो कहा जाता है, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। हिंदी में से अत्यांतिक वीटो भी कहा जाता है। अगर आप कहीं हिंदी देखेंगे ना, लक्ष्मीकांत सर की किताब पढ़ेंगे तो वहां अत्यांतिक वीटो मिल जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पूर्ण वीटो का मतलब ये हो जाता है जब कोई बिल, देखिए इसकी कंडीशन होती है, जब कोई बिल क्या होता है संसद के सदस्य के द्वारा लाया जाता है, मंत्री के द्वारा नहीं, ठीक है, संसद के सदस्य द्वारा लाया जाता है और लोकसभा राज्यसभा में पास कर दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय के पास जब आता है तो उसे रोक लेते हैं। जब उसे रोक लेते हैं तो ऐसे वीटो को क्या कहा जाता है, मतलब जब रोक लेते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, अत्यांतिक वीटो का यूज किया गया, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया गया या पूर्ण वीटो का यूज किया गया। इसमें और भी कंडीशन है, लेकिन आप इतना ध्यान रख लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो अलग से मैं वीटो पावर की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक एक चीजों को बिल्कुल बिंदुवार सिलसिलेवार मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन हाँ, इससे आपका काम रुकेगा नहीं कि आपका एग्जाम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है, आप इससे आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। निलंबित वीटो की बात करते हैं। सस्पेंडेड वीटो क्या होता है, जैसे कि अगर कोई विधेयक लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया, उसे राष्ट्रपति महोदय के पास ले गया गया कि राष्ट्रपति महोदय इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, और राष्ट्रपति महोदय के पास जब ये जाता है ये बिल, तो राष्ट्रपति को अगर लगता है कि इस बिल में यार कोई कमी है, हो सकता है जल्दबाजी में तो नहीं पास कर दिया गया, या राष्ट्रपति को लगता है कि हो सकता है इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस बिल को वापस कर देते हैं। कहते हैं कि एक बार जाइए इसे पुनर्विचार कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर इसमें कुछ सुधार होता है सुधार कर लीजिए, या जैसा भी होता है चेकआउट करके आप लेकर आइए। और जब क्या होता है कि राष्ट्रपति उस बिल को वापस कर देते हैं, पुनर्विचार के लिए कह देते हैं, पुनर्विचार के लिए कह देते हैं, लौटा देते हैं, तो उस वीटो को या उस शक्ति को क्या कहा जाता है, निलंबन वीटो कहा जाता है, लेकिन या सस्पेंडेड वीटो कहा जाता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इस वीटो की खास बात यह है दोस्तों, इस वीटो की खास बात यह है कि जब दोबारा विचार करके या संशोधन करके या बिना संशोधन के दोबारा राष्ट्रपति के पास लाया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करना पड़ता है, सिग्नेचर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। लास्ट बात ये है, अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो है, वो है पॉकेट वीटो, तीसरा है, ठीक है, ये लास्ट ही है हमारा। तो पॉकेट वीटो की बात करते हैं, तो पॉकेट का मतलब जेब। जैसे कई बार क्या होता है कि पिताजी आपके कोई सामान पा जाते हैं और उनसे जब आप मांगते हैं ना, तो ये कहते हैं मैं दूंगा और ना कहते हैं नहीं दूंगा। जैसे याद करिए बचपन में मोबाइल हमें चाहिए होता था, हम पिताजी की मोबाइल ले लेते थे, या वे हमारी मोबाइल ले लेते थे, तो वे क्या करते थे, उसको अपने पॉकेट में रख लिए और उसके बाद ना तो हाँ कर रहे हैं ना तो ना कर रहे हैं, ना तो ये कह रहे हैं मैं तुम्हें दूंगा ही, और ना ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वैसे ही राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास जब कोई भी बिल जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसे अपने पास रख लेते हैं। ना तो हाँ कहते हैं कि भैया हम इसको पास कर ही देंगे, ना तो ना कहते हैं कि मैं इसे पास नहीं करूंगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ना तो यस की कंडीशन बोलेंगे ना तो नो की कंडीशन बोलेंगे, उसको अपने पास रख लेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इसी मामले में राष्ट्रपति क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि उससे कोई ये नहीं कहेगा पास करके आप दीजिए, ठीक है, ना तो संसद का कोई सदस्य कह सकता है, ना ही संसद कह सकती है नहीं इसे पास करके आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल है। क्या अमेरिका में ऐसा है क्या? नहीं, अमेरिका कहता है कि ऐसे राष्ट्रपति को हम पावर नहीं देते हैं, ऐसे राष्ट्रपति को हम पावर नहीं देंगे, 10 दिनों के भीतर उसे क्या करना पड़ेगा, विधेयक को दोबारा भेजना पड़ता है और राष्ट्रपति के पास उसे कह सकते हैं, देखिए सॉरी, उसे क्या करना पड़ता है, एक तरह से बताना ही पड़ता है। ये समझ लीजिए कि अमेरिका में क्या होता है, 10 दिनों के भीतर ही क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति को बताना ही पड़ता है, वो करेगा या नहीं करेगा या वापस करेगा, जो भी करना है डिसीजन ले लीजिए। लेकिन भारत में क्या ऐसा है क्या, राष्ट्रपति में
भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि राष्ट्रपति महोदय ऐसा करेंगे, मतलब कितने दिन में कर सकते हैं। लास्ट बातें, एक पॉइंट बचा हुआ है, बस ये खत्म हो जाएगा। पहली बार वीटो का प्रयोग कब किया गया था, ये ध्यान रखना। एएसएससी, जीडी, यूपी पुलिस ऐसे चिंटू पिंटू एग्जामों में आते रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में वीटो शक्ति का प्रयोग कब किया गया था और किसने किया था। 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति जब रहे ज्ञानी जैल सिंह की बात करते हैं, तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, एक तरह से भारतीय डाकघर संविधान संशोधन विधेयक की बात करते हैं। इस कानून को बनाने से रोकने के लिए पॉकेट वीटो का इन्होंने इस्तेमाल किया था। ये बातें लिख लीजिए अपने दिमाग में या एक तरह से अपने कॉपी में लिख लीजिए, चाहे आप दिमाग में लिख लीजिए चाहे कॉपी में लिख लीजिए, दोनों ही जगह आपको काम करेंगे, ठीक है। दिमाग में रहेगा तो हमेशा के लिए काम करेंगे, कॉपी में रहेगा तो आप जानते हैं कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में वो बातें आएंगी। दोस्तों, आज के विषय में अगर आप देखें तो हमारी जो चर्चाएं हुई हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमारी चर्चाएं हो चुकी हैं। अब हम जानेंगे अपनी क्लास में, अगले वाले क्लास में, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं या कोई बातें हमसे छूट गई हैं तो मैं प्रश्न के माध्यम से इसे कवर कर दूंगा। और ये मान के चलिए, अगर आप लोगों ने पूरी क्लास को अच्छे तरीके से देख लिया और सब कुछ रिवीजन कर लिया, नोट्स बना लिया, तो इससे बाहर से चीजें नहीं आएंगी। ये तो आप खुद ही इतना समझदार होंगे, इतना समझदार हैं या होंगे कि सर ने इतना मेहनत और शिद्दत के साथ पढ़ाया है, तो मुझे नहीं लगता कोई चीजें पढ़िए बचेंगे। आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना है पढ़ लीजिए, भारत के किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाना है चले जाइए, बाद में आपको वापस आना पड़ेगा कि प्रवीण सर की नोट्स से बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ हर वो चीजें पढ़ाया हुआ है जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। मैं कहता हूं जितना मैंने आज पढ़ा दिया है या जितने टॉपिक्स अभी तक मैंने करा दिया है, आप चपरासी से लेकर पीसीएस तक के एग्जाम देने चले जाना, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, यहां तक की गारंटी लेता हूं। सिविल सर्विसेज, अगर आईएएस की बात करते हैं तो कुछ फैक्ट रह गए हैं, वो सिविल सर्विसेज के संदर्भ में है, वो बातें मैं किसी और दिन डिस्कशन कर दूंगा हर एक टॉपिक के। वो बातें मैं अगर बता दिया तो फिर उसके बाद आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे डेटा मैं वेबसाइट से ही कलेक्ट करता हूं जहां से डेटा बने हुए हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ कोई चीजें मैं कोई छोटी मोटी किताब से कोई चीजें ये सब उठाता हूं, ऑथेंटिक सोर्स को कलेक्ट करता हूं, यानी कि ऑथेंटिक सोर्स से मैं सारी चीजें लेता हूं, जहां से जो चीजें अच्छी लगती हैं और जो चीजें सही होती हैं उसी चीजों को मैं कलेक्ट करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं, हम रखते हैं आज की क्लास को यहीं पर, हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाकी की बातें करेंगे हम नेक्स्ट डे। जय हिंद, अखंड भारत।